नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज यूनियन बजट को लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिली। पार्लियामेंट में विरोधी दलों के सांसदों ने बजट को भेदभावपूर्ण बताकर संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। फिर संसद के भीतर भी यही मुद्दा उठाया। सबको इस बात की परेशानी है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी गई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि यह बजट देश के विकास के लिए नहीं, मोदी सरकार को बचाने के लिए बनाया गया। विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों को तो छोड़िए, आरोप लगा कि बीजेपी शासित राज्यों को भी बजट में कुछ नहीं मिला। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी की स्पीच के दौरान खूब हंगामा हुआ। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, यह बजट दो लोगों ने दो लोगों की खुशी के लिए बनाया, इसमें 140 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट को लेकर बिहार असेंबली में भी आज हंगामा हुआ। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार के बजट में जातिगत जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और नीतीश कुमार तो भी ताली बजा रहे हैं। इस बात पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, एक महिला विधायक को जिस अंदाज में डांटा, उससे एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में जेडीयू की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई। ये सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि विपक्षी रणनीति क्या है और क्या वाकई में बजट में दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इस आरोप का जवाब कैसे दिया। असल में विरोधी दलों ने कल शाम की मीटिंग में जो रणनीति तय की थी, आज पार्लियामेंट में उसी स्ट्रेटेजी पर अमल हुआ। सुबह सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विरोधी दलों के ज्यादातर सांसद हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे और नारेबाजी शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों ने इल्जाम लगाया कि बजट में महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं है, वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कहा, बाढ़ से निपटने के लिए कुछ राज्यों को थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन बंगाल को तो वो भी नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली और पंजाब की अनदेखी का इल्जाम लगाया। विरोधी दलों के इस विरोध प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, राघव चड्ढा, अरविंद सावंत, संजय राउत, एमबी थंबीदुराई, हनुमान बेनीवाल, डोला सेन जैसे इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इसके बाद विरोधी दलों के सभी सांसद पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एजेंडे की बात की। राज्यसभा में जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ से बोलने की परमिशन मांगी। धनखड़ ने कहा कि आज बजट पर चर्चा होनी है, तो खड़गे ने कहा वो बजट पर ही बोलेंगे। चेयरमैन ने इजाजत दे दी तो खड़गे ने कहा, इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण ने सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस किया है, बाकी सभी राज्यों की अनदेखी की है। न बंगाल को कुछ दिया, न महाराष्ट्र को, पंजाब और दिल्ली को भी कुछ नहीं दिया। खड़गे ने कहा, जहां जहां बीजेपी हारी है उन राज्यों को दरकिनार कर दिया गया। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर ऐसा अन्याय हुआ तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। जब जगदीप धनखड़ ने उनसे कहा कि अब वित्त मंत्री को जवाब देने दीजिए, तो खड़गे ने कहा कि माताजी तो बोलने में उस्ताद हैं, पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर वित्त मंत्री को मौका मिलेगा। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ।
ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। Sir, let the honorable finance minister. नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। Let the honorable finance नहीं, minister. मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं ये अपनी तो आपकी बात रख बेटी रहा के हूँ। बराबर हैं। खरगे ने अपनी बात खत्म की। चेयरमैन ने वित्त मंत्री को जवाब देने का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की आजकल रणनीति ये रहती है कि अपनी बात कह दो और सरकार का जवाब बिल्कुल मत सुनो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी हुई तो खरगे ने वॉकआउट का इशारा किया और विपक्ष के सारे सांसद नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर चले गए। हालांकि इससे निर्मला सीतारमण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता विपक्ष के नेता आरोप लगाने के बाद उनका जवाब सुनने की हिम्मत दिखाते। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस इतने साल शासन कर चुकी है, उसे अच्छी तरह पता है कि बजट स्पीच की लिमिटेशंस होती हैं। सभी राज्यों के नाम लेना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी स्टेट के साथ नाइंसाफी की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कांग्रेस के नेता बताएं कि क्या कांग्रेस के जमाने में हर बजट में सभी राज्यों के नाम लिए जाते थे। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. And they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget, which was presented yesterday, for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. इसके बाद निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि बजट में बंगाल के लिए क्या है। वित्त मंत्री ने कहा बंगाल सरकार पिछले 10 साल से केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं कर रही और यहां बंगाल के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। हालांकि बंगाल के मसले पर राज्यसभा में तो आज तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं बोला, लेकिन लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी ने करीब 55 मिनट की स्पीच में केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। अभिषेक बैनर्जी की स्पीच के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। अभिषेक बैनर्जी ने बजट को 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया। कहा यह सबका साथ सबका विकास वाला नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ के नारे वाला बजट है। यह बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है, बाकी किसी के लिए बजट में कुछ नहीं है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा क्योंकि बीजेपी बंगाल में हार गई, इसलिए बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाली गई है। यह बजट संतुष्टिकरण वाला नहीं, 2 लोगों के तुष्टिकरण वाला बजट है।
This budget was planned by two individuals to keep another two in good faith, neglecting the aspiration of 140 crore people. So the gist is, it has been planned by two and executed for two. Here in the Treasury bench needs to know, sir, they betrayed the marginalized communities. They spoke about Sabka Saath, Sabka Vikas, which turned into Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath, as admitted by BJP MLA and the leader of opposition in Bengal Assembly, and proved right by the failed finance minister of this failed government. Modi ji ki तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. BJP had previously promised 2 crore jobs a year. They are nowhere close to meeting the target, and now they are setting unrealistic targets. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा. सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म. सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे. ये बीजेपी है. द बजट has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal, and you will get a befitting reply again. B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for ghotala and guarantee, and E for eccentric and T for tragedy. इसके बाद अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे पर आए कि बजट में महिलाओं को क्या मिला. उन्होंने कहा बीजेपी महिलाओं के साथ अन्याय करती है, और उन्होंने बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की तरफ इशारा करके उनकी वाइफ को लेकर कमेंट कर दिया. सौमित्र खान लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सौमित्र खान के खिलाफ उनकी वाइफ सुजाता मंडल को मैदान में उतारा था. वो चुनाव हार गई. इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जब सौमित्र खान पर पर्सनल कमेंट किया तो हंगामा हो गया. सौमित्र खान ने आपत्ति जताई, बीजेपी के सांसदों ने भी विरोध किया. स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को रोका तो वो स्पीकर से भी उलझ गए. Sir, D for deprive, like the honorable member has deprived his wife. Yeah, you please don't mention. Please don't, please. Please, Dada, please. Please go. Please go back. Please, Soumitra Khan ji. Please, Soumitra Khan ji. Sir, No. आप हम लोग को बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते. क्यों नहीं? Why discrimination? ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा. सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है. तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए. सर उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा. देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच. नो सर, you have to interview. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज. मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु. আমি प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए. उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है. नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए. आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते. मैंने उनका नाम निकाल दिया. अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उसी अंदाज में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी बोले. अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला, और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि बजट में उत्तर प्रदेश की भी अनदेखी हुई.
धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर किसानों और नौजवानों से छल करने का इल्जाम लगाया। जब धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे तो बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने टोका टाकी की। इस पर धर्मेंद्र यादव नाराज हो गए। कहा, सतीश गौतम बेईमानी से जीते हैं, उनको बीजेपी में ही कोई भाव नहीं मिलता, इसलिए खामोश रहे। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने चतुराई से काम लिया। वो खुद नहीं बोले, उन्होंने अपनी पार्टी के ज्यादातर सांसदों को बोलने का अवसर दिया। नियम के मुताबिक हर सांसद को 2 मिनट बोलने का मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी को 74 मिनट का वक्त मिला। अखिलेश ने अपनी पार्टी के अलग अलग जातियों और अलग अलग इलाके से आने वाले सांसदों को बोलने का अवसर दिया और खुद पार्लियामेंट के बाहर बोले। अखिलेश ने कहा, यूपी को डबल इंजन का फायदा नहीं हुआ, बजट में कुछ नहीं मिला। बजट में किसानों को समर्थन मूल्य देने के बजाय सरकार ने समर्थन देने वालों को मूल्य दिया। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। विरोधी दलों की ऐसी बातों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष के नेता जनता की सेवा के बजाय अपनी सेवा में लगे हुए हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये भी भूल गए कि उन्हें जनता ने वोट किस लिए दिया था। पीयूष गोयल ने कहा, बजट तो पूरे देश का होता है, ये हर आदमी को पता है, फिर भी विपक्ष जानबूझकर भ्रम में डालने वाली सियासत कर रहा है। कहते हैं कि बजट में कुछ राज्यों के साथ पूरा पैसा नहीं मिला इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बात वो कहते हैं। शायद उनको अब बजट पढ़ना भी नहीं आता है या पढ़ने की आदत भी नहीं रही। हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझता है कि बजट 140 करोड़ लोगों के लिए, हर प्रदेश का उसमें बजट में प्रावधान किया जाता है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। वे पब्लिक के सेवक अब नहीं रहे, पब्लिसिटी को ज्यादा महत्व देने लग गए। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, विपक्ष नहीं, सरकार अपना दायित्व भूल गई है। ये बजट सरकार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें सिर्फ 2 राज्यों को पैसे देकर देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार किया गया है। प्रमोद तिवारी ने कहा, जिन राज्यों के साथ अन्याय हुआ है उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में अपना विरोध जताने के लिए भाग नहीं लेंगे।
ये पूरी तरह फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, जो सिद्धांत स्थापित हैं उनके खिलाफ है, जो एक फॉर्मूला बना है उसके खिलाफ है। ये तो भाजपा पार्टी का बजट है, भाजपा सरकार का। उनके सामने और कौन सा रास्ता है? जब आप गैर भाजपा शासित राज्यों को उनका अधिकार नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना ही उनका कर्तव्य है और वो हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस दावे को ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया। ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी, दिल्ली आएंगी, 3 दिन यहाँ रहेंगी और इस बात की भी संभावना है कि नीति आयोग की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दर्द दिल्ली और पंजाब को लेकर है, जहां उनकी सरकारें हैं। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली में तो बीजेपी ने लगातार 3 चुनावों से सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके बाद भी वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में दिल्ली का नाम तक नहीं लिया और पंजाब के साथ भी इसी तरह से भेदभाव हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा, इस बार के बजट के 2 ही लाडले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। उद्धव की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का जो फॉर्मूला बताया है वो भी एक छलावा है। जो बजट है वो आप सभी जानते हो, लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला उड़ीसा। इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं, उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं। 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्न है उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। बेरोजगारी पे जो आपने मिठास पैदा फेंकी है वो मिठास नहीं है, वो खट्टास है, वो फंसाने वाली बात है। जबकि आपने पब्लिक सेक्टर ही पूरे बंद कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद है, एमएसएमई थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप ये रोजगार शब्द जो है ना वो बहुत फंसाने वाली बात है। विपक्षी रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अफसोस जताया। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष बजट को लेकर भ्रम फैला रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गरीबों के लिए मकानों का निर्माण और आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाएं इसी एक राज्य के लिए तो है नहीं। इसलिए बजट की इस आधार पर आलोचना करना ठीक नहीं है कि किसी राज्य का नाम लिया, किसी का नहीं लिया। किरेन रिजिजू ने कहा, बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास जो सुझाव हो वो जरूर दे, सरकार उन पर विचार करेगी। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। देखिए, ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। आज बजट पर जितने लोगों ने भाषण दिए उनमें अभिषेक बैनर्जी की स्पीच सबसे अच्छी थी। अभिषेक बैनर्जी तैयारी करके आए थे, उन्होंने डायलॉग भी मारे और उनकी बातों में सब्सटेंस भी था। उन्होंने जो तर्क दिए उनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अखिलेश यादव की पार्टी के एमपीज का फोकस यूपी के जातिगत समीकरण साधने पर था। इसीलिए अखिलेश ने सभी जातियों के सांसदों को बोलने का मौका दिया। ये उनकी स्वाभाविक राजनीति है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच बजट पर कम और सियासत पर ज्यादा थी।
वो यही बताते रहे कि जहां बीजेपी हारी उन स्टेट्स को दरकिनार किया गया। आमतौर पर जब बजट को एनालाइज किया जाता है तो इस बात पर विचार नहीं होता कि वित्त मंत्री ने किस स्टेट का नाम लिया और किसे छोड़ दिया। हालांकि ये बात सही है कि निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस किया, इन दोनों राज्यों को खुश किया। अगर नहीं करती तो यही कांग्रेस वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को भड़काते, उनसे कहते देखो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मोदी ने बजट में तुम्हें कुछ नहीं दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि सभी विरोधी दल इस बात से नाराज हैं कि सरकार बिहार पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गई, लेकिन आरजेडी इस बात से खफा है कि बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है। आरजेडी का कहना है कि बिहार को तो सिर्फ झुनझुना थमाया गया है। इसको लेकर आज बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। असेंबली के बाहर विपक्ष के विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन में भी शोर मचाया। आरजेडी का कहना है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, बजट में जातिगत जनगणना की बात नहीं की गई, न नीतीश कुमार ने सरकार पर इसके लिए दबाव डाला। विरोधी दलों का कहना था कि जातिगत जनगणना के बाद जिन जातियों को बिहार में आरक्षण मिला है, अगर उन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो सारी अड़चन खत्म हो जाती। कोर्ट इस फैसले को रद्द नहीं कर पाता, इसलिए नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। बस इसी बात पर हंगामा शुरू हो गया। नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे, उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं को समझाने की कोशिश की। नीतीश ने कहा स्पेशल स्टेटस और जातिगत जनगणना के लिए वो 20 साल से लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है, केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, प्लेकार्ड दिखाने लगे, तो नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने नारेबाजी कर रही आरजेडी की विधायक रेखा देवी को जोर की डांट लगाई और यहां तक कह दिया कि महिला हो, कुछ नहीं जानती हो। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हालांकि जब नीतीश कुमार ने महिला विधायक को लेकर कमेंट किया तो स्पीकर नंदकिशोर यादव भी थोड़ा परेशान दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन नीतीश काफी गुस्से में थे। उन्होंने इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को सारा पुराना इतिहास याद दिला दिया, लेकिन विपक्ष ने नीतीश के बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, महिलाओं पर ऊंची, अवांछित, असभ्य, अशिष्ट और निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत बन गई है। इसके बाद राबड़ी देवी ने भी यही बात कैमरे के सामने आकर कही और उन्होंने तो इसे जाति से जोड़ दिया। कहा कि दलित महिला का इस तरह से अपमान ठीक नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ अभद्रता करना नीतीश कुमार की आदत है। नीतीश कुमार की आदत है, शुरू से घरेलू मैटर है, हम लोग जानते हैं।
महिला के क्या मान सम्मान देते हैं हम लोग सब जानते हैं। बाकी कोई भी महिला के वो ऐसे ही करते हैं, भद्र बात करते हैं। आप हाउस में देख रहे कि दोनों हाउस में लड़का लड़की के क्या बात बोले, दुनिया माना उनका नाम पर हंसा है कि क्या बोल दिए मुख्यमंत्री को। उनका आदत है, शुरू से आदत है, घर से उनका आदत है। दलित है बेचारी, तो उसको तो मान सम्मान देना चाहिए, सरकार बोले चाहे ना बोले, तो उनको तो समझ में आना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा विद्वान हैं, तो ये बात नहीं बोलना चाहिए उनको। नीतीश कुमार जी ने रेखा देवी को डांट लगाई, चुप कराया। वो बिहार के मसौड़ी विधानसभा से आरजेडी की विधायक हैं। नीतीश कुमार के बोलने के तरीके पर रेखा देवी ने भी ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि हम लोग तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही नहीं है। हम लोग तो आरक्षण के मुद्दा पर मांग कर रहे थे कि जो 9वीं सूची में जो दर्ज है उसको लागू कीजिए, क्यों हटा दिया गया है। आरक्षण विरोधी सरकार मतलब कि प्रदर्शन कर रहे थे, इतने में मुख्यमंत्री जी गरम हो गए और बौखला करके बोलने लगे कि अरे तुम महिला हो, तुम कुछ जानती हो, हमने लाए हैं, तुम कुछ जानते हो, तुम ताम कर। इस तरह से तो महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए था। आपने भी अपनी तरफ से कुछ बातें रखी थी उस समय, आखिर ऐसा क्या कहा था उसने? हम लोग पूरे गठबंधन के लोग थे, पूरे विपक्ष के लोग बात रख रहे थे। ऐसा यही हम भी कर रहे थे कि आरक्षण विरोधी सरकार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय ऐसी करके बोल रहे थे हम प्रदर्शन में। तो और क्या होता है, नारेबाजी न होता है, यही बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लाए, हम कहते कि आप कैसे लाए हैं, ये तो बाबा साहेब ने आरक्षण लागू किया है, हम तो बनल हैं लालू जी के कृपा से। अब बताइए, केंद्र में आप ही हैं, बिहार में आप ही हैं, फिर भी आपको अपमानित किया जा रहा है, आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप बिगड़ते हैं महिला पर, आप बौखलाते हैं महिला पर, कहीं के गोसा आप कहीं उतारते हैं, ये तो ठीक नहीं ना है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के शब्दों और अंदाज पर एतराज जताया तो बीजेपी ने सफाई दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, सदन में जब मुख्यमंत्री बोल रहे हों तो उनका सम्मान होना चाहिए, उसमें रोका राक्टी टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। रही बात बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने की, तो बजट में नीतीश कुमार की मांग काफी हद तक मान ली गई है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि विशेष पैकेज या विशेष अनुदान के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पहल की और केंद्र सरकार ने उसको कल के बजट भाषण में पूरा भी किया। उसके बावजूद भी विपक्ष जिस प्रकार से लॉबी में आकर इन सारे चीज़ों को एक मुद्दे के रूप में लाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने टिप्पणी की कि जिसे सभी दलों के साथ मिलकर जिन चीज़ों को वो चाहते थे, केंद्र की सरकार ने उसे पूरा किया है। महिला विधायक हैं रेखा देवी, उन पर भड़क गए नीतीश कुमार। अरे देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हों तो माननीय सदस्यों को टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अगर सदन में बोलते हैं तो सरकार बोलती है, इसलिए सरकार की बात को सुनना चाहिए। उसके बाद फिर जो टिप्पणी, जो अपनी बातें कहनी हो कहनी चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने कहा, नीतीश कुमार तो रेखा देवी को ये समझा रहे थे कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया। रामसूरत राय ने कहा, आजकल नीतीश कुमार को कई बार गुस्सा आ जाता है, उनकी उम्र काफी है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि आप महिलाओं को, जब 2005 से जब मैं मुख्यमंत्री बना या हमारी सरकार बनी, तो हमने महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, आरक्षण दे के आगे बढ़ाया। तो बहुत सारी बातें आप नहीं जानती हैं, जिस चीज़ को समझना चाहिए। और जिस दल में है आप, उस दल के लोगों ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। ये इनका कहने का बात था कि हम समझाने का प्रयास करें। गुस्साने की बात नहीं हो तो हम सबों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं, तो अगर गार्जियन कुछ शब्द बोलते भी हैं तो क्षम है, कोई दिक्कत नहीं। बार बार नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या उम्र का दोष है, उम्र का तकाजा है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति काम करता है उसको लोग बदनाम करता है, उसको लोग परेशान करता है, उसको लोग गलत विषय को उठाता है। और एक एक चीज़, आरक्षण का मामला हो चाहे विकास का मामला हो, सब चीज़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बखूबी हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। ये सही है कि आजकल नीतीश कुमार को गुस्सा आता है, ये भी सही है कि आजकल वो कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज भी सबसे बड़ा फैक्टर बने हुए हैं। केंद्र सरकार को उनकी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत है और नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए मोदी के साथ की जरूरत है। इस बार के बजट में बिहार के लिए मोदी ने जो किया वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। सारे विपक्षी दल इसी बात को मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को इसका पूरा पूरा क्रेडिट मिल रहा है। अब चाहे कोई ये कहे कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है या कोई ये कहे कि आजकल उनकी तबीयत खराब नहीं रहती, नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में टॉप पर हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानसभा का अगला चुनाव एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। बिहार में तो इलेक्शन अगले साल होना है, लेकिन हरियाणा में असेंबली इलेक्शन इसी साल 4 महीने बाद होंगे। इसलिए अब कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को हवा देना शुरू कर दिया है। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर धरना देकर बैठे किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात। हालांकि किसान संगठन का नाम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन राहुल गांधी के साथ मीटिंग में सारी बातें राजनीतिक हुई। 12 किसान नेताओं के इस डेलीगेशन से राहुल गांधी ने कहा इंडिया अलायंस के नेता एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए लड़ेंगे, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हों, इसके लिए सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। किसान संगठनों ने राहुल गांधी को 12 सूत्रीय मांगे सौंपी हैं। मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि डेलीगेशन ने राहुल गांधी के सामने हरियाणा में किसानों पर हुए अत्याचार का इशू भी पार्लियामेंट में उठाने की मांग की, क्योंकि हरियाणा सरकार ही किसानों पर हिंसा की जांच कर रही है और जिस सरकार ने जुल्म किया अगर वही जांच करेगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा। हमारे साथ पूरे देश के साथ विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने एक कमिटमेंट की थी अपने चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। देश के लोगों को एक उम्मीद थी, वही बात लेकर हम पूरा दोनों फोरमों की तरफ से इनके पास आए थे। इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि हम हर हाल में इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का प्रयास करेंगे। यहीं तक नहीं, हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करवाया जाए, हल करवाया जाए, वो हम करवाएंगे। दूसरी बात हमने उनके साथ ये भी रखी है कि जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया, लोगों को जख्मी किया गया, उनको हरियाणा गवर्नमेंट ही अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा। वो भी बात पार्लियामेंट के अंदर उठाकर कि देश के किसानों को, देश के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इंसाफ दिलवाने की बात है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि हमें सभी जितने भी हमारे साथी संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन के, उनके साथ मिलकर आपकी बात पार्लियामेंट के अंदर पूरी जबरदस्ती से उठाएंगे। क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है उसमें पंजाब के कई किसान संगठन शामिल हैं, इसलिए आज किसान संगठनों की राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की भी नजर थी। हरसिमरत कौर बादल ने कहा राहुल किसानों के हमदर्द बनने का ड्रामा कर रहे हैं। अगर राहुल को किसानों की इतनी फिक्र होती तो जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तभी किसानों की एमएसपी बढ़ा देते। हरसिमरत कौर बादल ने कहा राहुल का किसान प्रेम सिर्फ वोटों के लिए है, किसानों को कांग्रेस से कुछ नहीं मिलेगा। ये राहुल गांधी तो बयानबाजी और बातें कर सकते हैं। 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। अभी पंजाब में इस सरकार, आम आदमी की सरकार से पहले 5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। सारे किसानों का कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया था, 5 साल निकाल दिए, एक किसान का एक कर्जा नहीं वापस किया। सोचे किसानों के लिए जे कोई करती है तो वो शिरोमणि अकाली दल है, जिसने काले कानून जब इस सरकार ने थोपने की कोशिश करी, हमने रिजाइन किया।
मंत्रिमंडल भी छोड़ा, अलायंस भी छोड़ा। किसानों के साथ अकाली दल का इतिहास है। सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने एमएसपी की लड़ाई सारी उन्होंने लड़ी थी। तो इनकी दोगली राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। रीजनल पार्टीज जो होती है वो लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट को सेफगार्ड करते हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। भागीरथ चौधरी ने कहा, एमएसपी का मुद्दा नया तो है नहीं। कांग्रेस की सरकार के दौरान भी ये मांग उठी थी, उस वक्त भी आंदोलन हुए थे, तब राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी लागू क्यों नहीं करवाई। भागीरथ चौधरी ने कहा, राजनीति के लिए राहुल किसानों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के बीच जाएगी, उनसे बात करेगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर वो राजस्थान गए थे और उन्होंने गिनती बोली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी राजस्थान में सरकार आते 10 दिन बाद ही हम राजस्थान के सारे अन्नदाता किसान भाइयों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। जब वो झूठ बोलते हैं, जब किसानों के साथ वो खुद झूठा वादा करते हैं और वो किस तरह, मैं कह रहा हूँ, बरगलाने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट के अंदर मनमोहन सिंह जी सरकार थी, कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया गया कि एमएसपी पर खरीद नहीं की जाए। खुद यूपी की सरकार ने क्या, किस मुंह से वो बात करने वाली है? वो तो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, परंतु हम अन्नदाता के बीच में जाएंगे, उनसे बैठ के संवाद करेंगे, जो समस्या उसको बैठ कर दूर करने की कोशिश करेंगे। कि किसानों का बर्बादी इन कांग्रेसियों ने किया, विपक्ष ने किया। कभी ये चाहते ही नहीं है इस देश का अन्नदाता समृद्ध हो, खुशहाल हो। इनकी नियत में खोट है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है, उस एमएसपी इन्होंने जो सरकारें दी है, ये बढ़ाते तो आज किसान की माले हालत इतनी खराब थोड़ी रहती। ये तो खुद किसानों के दुश्मन है, झूठे किसानों को बलगरने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अब इस बात को समझ गया। आज जो किसान नेता राहुल गांधी से मिले, उनमें अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सोच वाले किसान नेता हैं। उनमें से कुछ अपने आप को गैर राजनीतिक कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मौका पाते ही किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर पंजाब के हैं और पंजाब की लेफ्टिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन ये लोग सारे किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान नेता हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन किसानों का आंदोलन इन्हीं लोगों के हाथों में है। इसीलिए ये राहुल गांधी के लिए काफी काम के हैं। सरकार को घेरने के राहुल गांधी के अभियान में ये नेता पूरी तरह फिट हो जाते हैं और राहुल गांधी को आजकल ऐसे ही लोगों की जरूरत है। कुछ किसान संगठन अगस्त में बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर इन्हें रोके हुए है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत करके रास्ता निकालने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते के भीतर खोलने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे को लंबे समय तक बंद करके नहीं रखा जा सकता। सरकार को जनता की परेशानी भी समझनी चाहिए। इस पर हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जनता की परेशानी की चिंता सरकार को है, लेकिन आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी को टैंक का रूप देकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार को बातचीत से मामला हल करना चाहिए। किसानों से बात करने के लिए न्यूट्रल लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिन पर किसानों को भी भरोसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारों से 1 हफ्ते में कमेटी के सदस्यों के नामों का सुझाव देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक काम किया, सरकार और किसानों को बातचीत से रास्ता निकालने का सुझाव दिया, क्योंकि सरकार की बात सही है कि पंजाब से आने वाले किसान सिर्फ नॉर्मल प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली नहीं आना चाहते। वो तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी लेकर सारे बैरिकेड तोड़कर धरना देना चाहते हैं, और ऐसा धरना एक बार शुरू हो गया तो सरकार के लिए उसे हटाना संभव नहीं होगा। सरकार एक बार ये देख चुकी है, इसीलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। और कहावत भी है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मध्य प्रदेश के गुना इलाके में
सरेआम सड़क पर एक महिला की पिटाई करने वाले आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला। महिला की पिटाई के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन पर कब्जे को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसमें फरीद खान और राजू नाम के जिन लोगों ने महिला को बुरी तरह पीटा था, उनकी दुकानों पर आज बुलडोजर चला दिया। मैं आपको इस केस की पूरी डिटेल बता देता हूं। घटना गुना के विष्णुपुरा गांव की है। इस गांव में कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जिस जमीन पर फरीद खान और राजू नाम के दबंगों की नजर थी, उस जमीन पर एक पिछड़े वर्ग की महिला का घर है। महिला ने जमीन पर कब्जे का विरोध किया तो फरीद खान और राजू ने महिला को घसीट कर सड़क पर लाकर बुरी तरह पीटा। दबंगों के डर से किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की, कोई सामने नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और जैसे ये वीडियो सर्कुलेट हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठन महिला के सपोर्ट में उतर आए। 20 से ज्यादा गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर फतेहगढ़ थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया। पब्लिक के प्रेशर में पुलिस ने केस दर्ज करके 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इससे लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई। गांव वालों ने दबंगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की मांग की। आरोप लगाया कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनाई हैं, घर बनाए हैं, उनको भी गिराया जाए। गांव की पंचायत ने भी इस आरोप को सही बताया। प्रशासन ने जांच करवाई और महिला की पिटाई करने वाले आरोपियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। लेकिन इसके बाद लोग आरोपियों का घर भी बुलडोजर से जमींदोज कराने की मांग करने लगे। अफसरों ने लोगों को समझाया, लेकिन लोगों ने प्रशासन की बात सुनने के बजाय पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के शेल्स छोड़े गए, तब जाकर हालात काबू में आए। गुना के एसडीएम विवेक आनंद ने कहा, आरोपियों की दुकानें रिहायशी इलाके में बनी थी, जो गलत है, इसलिए उन्हें गिराया गया। लेकिन हिंदू संगठन आरोपियों का मकान गिराने की मांग कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने नहीं माना। फतेहगढ़ से लगा हुआ 12 किलोमीटर दूर एक विष्णुपुरा ग्राम है। इसमें कल फरीद खान के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और चूंकि आबादी एरिया में उसने कमर्शियल पर्पस में कुछ दुकानें बना रखी थी, जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया और ग्राम पंचायत के द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में सभी तहसीलदार साहब और मैं स्वयं और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ आज उन दुकानों को डिमोलिश करने की कार्रवाई की गई। चूंकि गांव वालों के आसपास गांव वालों की डिमांड ये थी कि जो रहवासी एरिया है, आबादी एरिया, उसमें जो उनका मकान बना हुआ है उसको भी डिमोलिश किया जाए। जिसको डिमोलिश नहीं किया गया उसकी वजह से लोगों के द्वारा पथराव भी किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, महिला के साथ मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इलाके के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। विश्वास सारंग ने कहा, आगे से ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाएगा। जो भी घटना हुई तुरंत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई। जिस धारा के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए वो धारा बढ़ाई गई, वो जेल में है। इस तरह की घटना हमारी सरकार में कहीं भी उसकी परमिशन नहीं है और जो भी इस तरह की घटना होगी तुरंत कार्रवाई होगी। मोहन यादव जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसी कोई भी घटना होगी तुरंत कार्रवाई होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पूरी तरह से निर्देश दिए गए। गुना में जो हुआ वो निंदनीय है, शर्मनाक है। किसी भी सभ्य समाज में किसी महिला के साथ इस तरह के जुल्म का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए लगता है कि ऐसे अपराधियों का इलाज बुलडोजर से ही हो सकता है। जहां अति हो गई हो वहां एक्शन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए और गुना में यही किया गया। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अग्निवीर को लेकर सरकार ने आज एक बड़ा अनाउंसमेंट किया।
सरकार ने फैसला किया कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल जैसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के रिक्रूटमेंट में अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अग्निवीरों को सेंट्रल फोर्सेस की भर्ती में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अग्निवीरों के पहले बैच को अपर एज लिमिट में 5 साल और इसके बाद के बैच को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। इस फैसले की जानकारी आज स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी। बीएसएफ के चीफ नितिन अग्रवाल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। नितिन अग्रवाल ने कहा, अग्निवीरों के जरिए उन्हें ट्रेंड फोर्स मिलेगी, जिन्हें शॉर्ट ट्रेनिंग के देने के बाद तैनात किया जा सकेगा। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा। अग्निवीर योजना को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह बताई गई थी कि जिन अग्निवीरों को फौज में शामिल नहीं किया जाएगा उनका क्या होगा, क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज का सरकार का निर्णय ऐसे अग्निवीरों को राहत देगा, उनमें यह विश्वास पैदा करेगा कि उनकी ट्रेनिंग और उनका 4 साल का अनुभव बेकार नहीं जाएगा। अगर वो फौज में शामिल नहीं हुए तो भी उन्हें बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। आज के फैसले से अग्निवीर योजना की अहमियत और बढ़ जाएगी। जो लोग अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे थे, इसे हटाने की मांग कर रहे थे, उन्हें सरकार ने आज अच्छा खासा जवाब दिया और यह साफ कर दिया कि सरकार का इस योजना को हटाने का कोई इरादा नहीं है।